So, hello students, how are you? Fine. So, today we are going to discuss about thermal radiations. याद है लास्ट टाइम हमने किया that the different modes of transmission of heat, conduction, convection and radiation. तो रेडिएशन मेथड में हमने ये कहा था हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम. तो फिर क्वेश्चन आता है कि कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कैसे हीट पहुंचती है. तो उसके लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है थर्मल रेडिएशंस. सो सबसे पहले व्हाट आर थर्मल रेडिएशंस? थर्मल रेडिएशंस आर radiations which are electromagnetic in nature and they lie in the infrared region of the electromagnetic spectrum. आपको पता होना चाहिए बेटा एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, विजिबल, रेडियो, all these come under electromagnetic series. तो जो थर्मल रेडिएशंस हैं दे lie in the infrared region of electromagnetic spectrum. Wavelength of these thermal radiations vary from 8 into 10 raised per minus 7 मीटर. याद है आप कहते हो 8,000 जो विजिबल रेडिएशंस हैं they lie from 4,000 to 8,000 angstrom. Now if wavelength is more than 8,000 angstrom then that will come in the infrared region. तो यहाँ पर वेवलेंथ रेंज क्या है 8 into 10 raised per minus 7 मीटर to 4 into 10 raised per minus 4 मीटर. तो इस रेंज में जो रेडिएशंस आएंगी those are known as infrared radiations and they are the thermal radiations. अब बात क्या है जो हम कह रहे हैं कि heat travels from one body to other body. इसमें बेटा हम ये कहते हैं according to Prevestus theory, this is the name of the scientist जिसने ये निकाला. क्या कहा? Every body whose temperature is more than 0 Kelvin is emitting radiations. इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि कोई भी बॉडी नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रही है उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, सो दैट इज emitting रेडिएशंस. नेक्स्ट उसके बाद अमाउंट ऑफ रेडिएशंस emitted डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. कि मान लीजिए अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वो कम रेडिएशंस एमिट करेगी और अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रेडिएशंस एमिट करेगी. ठीक होगी बात. अब क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये दो बॉडीज हैं. ठीक हो गया. इस बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका है 40 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों रेडिएशंस एमिट कर रही हैं. अब जो इसने रेडिएशंस एमिट की दोज विल बी अब्सॉर्ब बाय दिस और जो इसने एमिट की दोज विल बी अब्सॉर्ब बाय दिस. ठीक होगी बात. अब ये इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये ज़्यादा रेडिएशंस एमिट करेगी, इसका 40 है तो ये कम करेगी. तो अब क्या होगा बेटा, इसने रेडिएशंस एमिट ज़्यादा की, एब्जॉर्ब कम करी, है ना. इसने रेडिएशंस एब्जॉर्ब ज़्यादा करी और एमिट कम करी. तो क्या हुआ, हीट फ्लो फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी. क्योंकि इससे तो नेट लॉस हुआ ना, इसमें क्या आया, नेट गेन आया. तो हम इसमें इसके अकॉर्डिंगली कहते हैं कि एवरीबडी whose temperature is more than 0 Kelvin is emitting radiations and amount of radiations emitted depends upon temperature of the body. अब other properties thermal radiations की क्या है? So now we want to discuss properties of thermal radiations. तो बेटा
आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के अकॉर्डिंगली इसमें प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप यही कह दोगे कि थर्मल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। और जैसा कि हमने लास्ट में जब मैंने आपको रेडिएशन में एग्जांपल दिया था कि हीट फ्रॉम सन रीचेस टू अस ऑन अर्थ बाय दिस मेथड ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ से फिर क्या क्लियर हो जाता है कि थर्मल रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। तो जरूरी नहीं कि भी मीडियम हो, जैसे देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन तो तभी पॉसिबल होगा जब मीडियम होगा, लेकिन थर्मल रेडिएशन जो हैं दे कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज thermal radiations can be reflected or refracted। और नेक्स्ट इसमें क्या आता है, थर्मल रेडिएशंस ट्रेवल विद स्पीड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो यानी कि बेटा वही प्रॉपर्टीज जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए लेते हैं वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेडिएशंस कि ये क्या है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जो हम डिस्कस करते हैं और इसका हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल भी देखेंगे, एंड दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो नाउ नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। Now Newton's law of cooling, it states that क्या है, rate of loss of heat is directly proportional to, क्या है, is directly proportional to temperature difference between system and surroundings। Temperature difference between system and surroundings, provided temperature difference between the two is small। तो इसमें ये बात आ गई कि सराउंडिंग में, जैसे आजकल देखो बेटा, आज अब आप देखो कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना कम है। इट मे बी एट दिस वेरी टाइम 5 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, हीट विल फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू द रूम, तो नेचुरली इसीलिए हमें सर्दी लगती है। अब अगर गर्म पानी बॉईल करके हम रूम में रख दें, ठीक है, आज बड़ी जल्दी ठंडा हो जाएगा। और गर्मियों में आप वही बॉइल्ड वाटर रख रहे हो कमरे के अंदर ऐसे ओपन में, तो उसको बहुत टाइम लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to temperature difference between system and surroundings। लेकिन उसके साथ एक क्लॉज लगा दिया कि ये पॉसिबल कब होगा, ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा, when temperature difference between system and surroundings is small। अब देखिए, rate of loss of heat means dq by dt। dq by dt क्या हो गया, rate of flow of heat। t is time, q is heat energy, तो dq by dt means rate of flow of heat। अब मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा रही हूं बिकॉज क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद टाइम, इसलिए लॉस है, तो ये माइनस का साइन किसको बता रहा है, लॉस को। नाउ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। Here theta naught will be temperature of surroundings and theta will be temperature of the system। अब बेटा Q को क्या लिखते हो, एम एस थीटा, तो दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ,
dms d theta by dt, ठीक है ना, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, दैट मीन्स रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। जब बेटा हीट लॉस होगी टेम्परेचर फॉल करेगा, तो Q इज एम एस थीटा, इसलिए डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया, एम एस डी थीटा बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। इसमें ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखिए, दैट मीन्स यू कैन से d theta by dt is equal to minus k by ms into theta minus theta naught, ठीक है। सो अब अगर मैं थीटा की टर्म्स को इस साइड पर ले आऊं तो ये आ गया d थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये बन जाएगा बेटा माइनस के बाय एम एस इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपके पास रिलेशन बता रही है वेरिएशन थीटा और टाइम की। नाउ यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक हो गया। जब हम दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बेटा इधर क्या बनेगा, ये लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट टू बेस ई। ये देखो कि एक्चुअली जैसे 1 बाय एक्स डी एक्स, जैसे बच्चे ये इस बेसिस पर मैंने लिखा है, याद करो कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स, दिस इज लॉग ऑफ एक्स टू बेस ई। तो इसी तरीके से यहाँ पर है थीटा माइनस थीटा नॉट, तो थीटा नॉट का इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज कांस्टेंट, तो ये क्या बन गया, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट टू बेस ई। दिस इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एस, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और dt की इंटीग्रेशन क्या बन गई, t, ठीक हो गया, प्लस c। ये c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद करो इंटीग्रेशन में आपको ये बताया गया था कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल लेते हो देन यू हैव टू टेक द लिमिट्स, कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टाइम, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर। और अगर आप बेटा डेफिनेट इंटीग्रल नहीं ले रहे, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो आपके पास साथ में क्या आता है, c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। सो ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है बेटा, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि विद टाइम हाउ देयर इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर विच टेक्स प्लेस। अब इसमें अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, अब आपको हम देखना चाहते हैं, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर तुम्हें याद हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो बिटवीन x एंड y। m क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और c क्या है, इंटरसेप्ट। तो इस बेसिस के ऊपर बेटा अगर आप चलते हो तो इस साइड पर आपके पास x साइड पर क्या आएगा, t, दैट इज टाइम, और y एक्सिस की तरफ आपके पास क्या आएगा, log ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट टू बेस e। बाकी अगर आप इसको नेचुरल से कॉमन लॉगरिथम में कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.3026 वो इसके साथ, वो भी तो कांस्टेंट है, ग्राफ की शेप सेम रहेगी। तो इसमें अब आपके पास अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, कैसे अब ग्राफ की आगे शेप पता चलेगी। ये तो कोऑर्डिनेट्स पता लग गए कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अब आप लो कि व्हेन t इज 0, ठीक है, जब t 0 है तो आपके पास ये क्या बन गया बेटा, log ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट टू बेस e इज इक्वल टू c, है ना। एंड व्हेन log ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट टू बेस ई इज 0, तो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू के बाय एम एस इंटू टी, और यू कैन से कि t इज इक्वल टू एम एस बाई के इंटू सी, है ना। तो कहने का मतलब क्या बना, अगर आप ध्यान से देखो कि भाई जब t 0 है तो इंटरसेप्ट है c, कितना है,
log of theta minus theta not to base e. That means कि जैसे ये पॉइंट आ गया, जब log of theta minus theta not to base e 0 है तो t कितना है, ये है। तो इसका मतलब कि इसमें आपके पास जो ग्राफ आएगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन अब इसमें स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और वो बेटे आपको यहीं से पता चल रहा है, क्योंकि देखो जब मैं कंपेयर करती हूँ y इज log ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट टू बेस e, x इज इक्वल टू t, तो आपके पास m स्लोप क्या आ रही है, माइनस के बाय एम एस। इस m को m से कंफ्यूज नहीं करना, दिस m मीन्स स्लोप, और ये तो आपके पास एक कांस्टेंट है ना। m इज द मास ऑफ द बॉडी जिसका भी हीट लॉस हो रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव आपके पास आ गया। और इस तरीके से अब आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लेट्स से मान लीजिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमने दे दी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस प्रोवाइडेड टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, ठीक है ना। और उसके बाद हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की, क्योंकि ये इक्वेशन जो है यही हमें मैथमेटिकल फॉर्म न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बता रही है। और उसके बाद अब हम क्या कहेंगे कि अब क्या है बेटा, बड़ा बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम एक कंटेनर ले लें, उस कंटेनर के अंदर हम पानी गर्म करके रख लें, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में हमारे पास नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसका वाटर है। अब आप देखो जो नॉर्मल है वो तो टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन उसको 5-5 मिनट बाद देखते जाओ, और आप इस साइड पर क्या करोगे, टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर वाटर का नोट करते जाओगे, ठीक है। तो थीटा नॉट इज कांस्टेंट, थीटा आप नोट किए जा रहे हो कॉरेस्पॉन्डिंग टू टी, तो यू कैन फाइंड आउट different values of log of theta minus theta not to base e corresponding to different values of t। और अगर ये आपके पास ग्राफ इस तरीके से आ जाता है, सो दैट मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वेरीफाइड। ये आप प्रैक्टिकल क्लास में काम इसके ऊपर करते हो। अब मैं आपको से ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर रियलिटी में आपको ये क्लियर हो गया है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि अब मैं इसमें बाथरूम की फिजिक्स यहाँ पर जो हमने पीछे कैलोरीमेट्री का भी किया और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का भी इस पे लगाना चाहती हूँ। तो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा मेरी प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप मेरे को आंसर बताइए। क्या है ये कि लेट अस से कि मेरे पास 1/2 बकेट जो है गर्म पानी की है, यानी कि लेट अस से कि मैं ये कहूँ कि 5 किलोग्राम मेरे पास वाटर है जिसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया, राइट। अब दूसरा कि अब मेरे को बाथरूम में आधी बाल्टी पानी की है मेरे पास, ठीक हो गया। अब मेरे को 5 मिनट वेट करना पड़ रहा है किसी भी रीजन से, ठीक है, नहाने से पहले। अब आप मेरे को ये बताओ कि अब मेरे को तो पूरी बाल्टी चाहिए पानी की, तो मैं उसमें क्या करूंगी, जो 5 किलो पानी है वो ऐड करूंगी, जो पानी नॉर्मल मान लो कि टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे है, तो मैं नहाने के लिए यूज करूंगी। अब आज के टाइम पर जब इतनी चिल है, 5-15 मिनट 10 नहीं मानो, तो तुम मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए। 5 मिनट वेट तो मैंने करनी है, क्या मैं पहले ये पानी मिला के फिर वेट करूं, या मैं कहूँ कि ठीक है कोई बात नहीं ये पड़ा है, जब मैं बाथरूम में जाऊंगी 5 मिनट के बाद तब मैं उसमें ठंडा पानी ऐड करूंगी। किस सिचुएशन में आज के टाइम पर मेरे को बिटर गर्म पानी मिलेगा, किन सिचुएशन के अंदर? क्या फर्स्ट सिचुएशन में जब मैं उसमें ठंडा पानी डाल के
पूरी बकेट तैयार करके वेट कर रही हूँ, या सेकंड सिचुएशन में जब मैं जाकर के बाथ लेना चाह रही हूँ उस टाइम में ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ. Here you have to apply Newton's law of cooling. तो कौन सी सिचुएशन बेटर रहेगी? फर्स्ट वन. बिल्कुल सही. क्यों फर्स्ट वन बेटर रहेगी? क्योंकि बेटा फर्स्ट वन में जब आपने उसी टाइम पर ठंडा पानी मिला दिया तो नेचुरली इसका टेम्परेचर कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा? इन बिटवीन. ये हीट लूज करेगी, यहाँ से लॉस ऑफ हीट होगा, यहाँ से गेन ऑफ हीट होगा, तो टेम्परेचर नेचुरली इन बिटवीन आएगा. तो वो किस वजह से है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से. हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर बॉडी. ठीक हो गया. तो जब टेम्परेचर मैंने पहले ही पानी का कम कर दिया तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट रिड्यूस हो जाएगा. समझे ना? और सेकेंड सिचुएशन में हमने गर्म पानी जिस सिचुएशन में था वैसे ही रहने दिया, तो 5 मिनट जब वेट किया उसमें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हाई होगा, तो नेचुरली टेम्परेचर फॉल कर जाएगा. तो इस तरीके से बेटा ये जो हम कहते हैं फिजिक्स विद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, फिजिक्स इन डेली लाइफ, तो ये इस तरीके से है. तो प्लीज जब आप घर में अपना जो भी रूटीन वर्क है उसमें भी इन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो रियलिटी में आप फिजिक्स सीख पाओगे. अब हम इसी के बेसिस के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं, उसको करते हैं जिससे इसकी क्लैरिटी जो है आपको और हो जाएगी. नाउ द क्वेश्चन इज, सो बेटा दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद अप्लाई करना है प्रॉब्लम में. नाउ द प्रॉब्लम इज टी इन ए कप takes 10 minutes, takes 10 minutes to cool from 85 degrees Celsius to 75 degrees Celsius. ठीक है? How much time it takes? How much time it takes to cool from 75 degrees Celsius to 65 degrees Celsius if temperature of surrounding is 30 डिग्री. सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री. कैसे करेंगे? अब अगर ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट सिचुएशन है टेम्परेचर फॉल इज फ्रॉम 85 टू 75, तो 10 डिग्री का. सेकेंड सिचुएशन में भी टेम्परेचर फॉल 10 डिग्री ही है, 75 to 65. Now the question arises, सबसे पहले माइंड में आएगा क्या सेम टाइम लगेगा कि 85 to 70 भी 10 डिग्री है, 75 to 65 भी 10 डिग्री है, तो क्या दोनों सिचुएशंस में टाइम सेम है? नो. किस केस में टाइम ज्यादा होगा लगेगा? सेकेंड में. क्यों? क्योंकि बेटा सेकेंड केस में टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स डिक्रीज हो गया, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम हो जाएगा, तो नेचुरली उतने डिग्री ही टेम्परेचर फॉल के लिए टाइम ज्यादा लगेगा. अब इसमें आपने फॉर्मूला तो वही लगाया. अब देखो इसमें जब आप प्रॉब्लम करते हो, सबसे पहली बात डी क्यू बाई डी टी को आप क्या लिखते हो?
इसमें बेटे एम एस डी थीटा बाई डी टी है, तो दैट मीन्स एम और एस तो राजे कांस्टेंट ही रहना है। अब जैसे मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिखूंगी एम एस डी थीटा बाई डी टी, है ना, और यू कैन कॉल इट एज के एम एस को, क्योंकि एम मास है, ठीक है ना, और टी का टी ही है ना, जो एस उसकी क्या है, स्पेसिफिक हीट है। अब डी थीटा बाई डी टी को मैं क्या लिखूंगी, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी, कि फर्स्ट टेम्परेचर इज थीटा 1, second is theta 2. Now this is equal to K constant into temperature difference between system and surrounding. अब system में थीटा मैं क्या लूँ, तो बेटा हमेशा याद रखिए जब इस तरीके से टेम्परेचर जैसे 85 to 75 है, तो थीटा जो हम लेंगे we will take mean of the two. समझ गए मेरी बात, कि when temperature falls from theta 1 to theta 2 under the surrounding temperature theta naught, तो थीटा क्या आना है, दोनों का मीन, तो 85 और 75 का मीन यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। अब ये भी राजी कांस्टेंट है, ये भी, तो दैट मीन्स आई कैन राइट डायरेक्टली कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी is equal to K into this theta 1 plus theta 2 by 2 minus theta naught। समझ गए ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो हम यहाँ पर लगाएंगे। अब पहले देखो 85, थीटा 2 is 75 और टाइम इज 10 मिनट में ही रहने देते हैं, दिस इज K। अब मीन क्या आ जाएगा बेटा 85 और 75 का 80 माइनस थीटा नॉट दैट इज 30, तो यहां से अब आपके पास ये बन गया 50K और इधर बेटे ये क्या बना 10 बाई 10 दैट इज 1, है ना, तो दैट मीन्स K की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू 1 बाई 50 आ गई। अब इधर चलते हैं, नाउ अगेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज 75 माइनस 65 और टाइम कितना लगना है हमें निकालना है। नाउ इट इज K इंटू, अब इसमें बेटा 75 और 65 का मीन आ गया 70 और थीटा नॉट इज 30, तो ये क्या बन गया 10 बाई टी इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या लगा ले 1 बाई 50 इंटू 40, ठीक हो गया, इससे ये कट गया बेटे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 40 इज 50, तो टी आपके पास आ गया 25 बाई 2 यानी कि 12.5 मिनट। तो टाइम लग गया ना ज़्यादा, कि जो पहले 10 मिनट लग रहे थे अब 12.5 मिनट लगे हैं। क्यों टाइम इंक्रीज हुआ, क्योंकि अब टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम और सराउंडिंग में कम हो गया, जिस वजह से रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए उतना ही टेम्परेचर फॉल करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। So this all is about Newton's law of cooling, the concept of Newton's law of cooling। तो बेटा इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करिए, तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे आए तो आप उसे कैलकुलेट करके उसको निकाल के दिखा सकें। सो थैंक यू।